फिर भी गिरने से खुद को बचाते हुए एकांशी ने अपने दाएं कंधे पर हाथ रख और अपनी इस सुन भाव के साथ मीठी आवाज में उन लड़कों से माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक खूबसूरत सी लड़की को अपने सामने सर लटकाए खड़ा देख उनसे कई लड़कों ने पहले कुछ सेकंड तक एकांशी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर एक दूसरे से कुछ इशारा करते हुए उसमें से एक लड़का एकांशी के सामने आते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, टकराने के बाद माफी मांगने से क्या हासिल होगा, हमारा तो एक ही उसूल है, जो आपके साथ जैसा करें आप भी उसके साथ वैसा ही करें। लेकिन जैसा कि एकांशी के चेहरे पर आए लटोकी और अपने हाथ को उठाते हुए, तुम एक लड़की हो इसीलिए हम तुमसे टकरा कर तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बदला तो चुकाना ही चाहिए, तो तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जो मैं एंटरटेनमेंट करो। उन सभी लड़कों के चेहरे पर तिरछी मुस्कान देख एकांशी का दिल और शिहर गया, फिर भी उसने अपनी आंखों के डर को कम किया और अपनी आवाज में जबरदस्ती की मुस्कान कायम करते हुए बोली, मैं अपनी बदतमीजी से चलने की माफी मांग चुकी हूँ, माफ करना ना करना आप पर है। मेरा अब इस परिस्थिति से कोई वास्ता नहीं है और आपके उसूल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, इसीलिए मुझे से कोई उम्मीद मत रखिए। एकांशी यह कहते हुए घबराई थी, जो पीछे खड़ा अयांश आसानी से महसूस कर रहा था। इतने दिनों में वह एकांशी को इतना तो समझ ही गया था कि घबराने पर वह कैसे खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश करती है। इधर एकांशी को अपनी बात ना मानता देख उन लड़कों में से एक और आगे बढ़ आया और एकांशी के आकर्षण से चेहरे और शरीर पर अपनी निगाहों को दौड़ाते हुए बोला, एक तो हमसे आकर टकरा गई और अब हमें उल्टा जवाब भी दे रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, हम इतने सारे लड़के और तुम अकेली, वह भी उतनी खूबसूरत, हमारे साथ चलो। नहीं तो वह लड़का अभी इतना ही बोल पाया था कि पीछे खड़ा अयांश ने हल्के से कहा, नहीं तो क्या, अपनी नाक की नथों को फुलाए और उन लड़कों को का जानलेवा नजर से देखते हुए अयांश आगे चलता हुआ एकांशी के बिल्कुल समीप आ गया और उसके हथेली में अपनी हथेली को धीरे से रखते हुए लड़कों से एक बार फिर कहने लगा, ये लड़की मुझसे बिलोंग करती है, इसीलिए तुम में से हर कोई अपनी उसूल मुझे शेयर कर सकता है, तो पहले कौन मेरे सामने अपने उसूलों का बखान करना चाहेगा। इधर एकांशी ने जब अचानक अयांश की उंगलियों को अपने हाथ पर मजबूत होता महसूस किया, तब है प्यार भर गर्म एहसास की एक लहर जैसे उसकी उंगलियों से होते परे शरीर में समा गई। लेकिन जो कि आयांश ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था और उसने राजवी के मामले से दूर रहने को कहा था, इसीलिए उसने तब से आयांश से ज्यादा सवाल नहीं किया था। लेकिन वह अपने कितने सवाल उसके मन में गांठ बनने शुरू हो गई थी, जिसके कारण उसने अपना हथेली आयांश के हाथ की पकड़ जैसे दूर करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन वह जितना अपनी उंगलियों को हिलाती आयांश उतनी ही मजबूती से उसे पकड़ लेता। तभी उन लड़कों ने बढ़ चढ़कर अयांश का सामना करते हुए एक बार फिर कहना शुरू किया, तुम कौन हो, हमारे मामले से दूर रहो, तुम जैसे लड़कों को हम अच्छे से समझते हैं। पहले लड़की की मदद करने का नाटक करोगे, फिर उसे बहला फुसलाकर उसके साथ वही करोगे जो हम करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे सामने नाटक तो मत ही करो। सबसे पहले सामने आए लड़के ने आयांश को अपनी तर्जनी अंगुली दिखाते हुए गुस्से से कहा, जिस पर आयांश ने अपने चेहरे पर वही गंभीर और संज्ञा शून्य भाव को बना रखा और इन सभी को देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाते हुए बोला, तुम सब अभी ठीक से 20 के भी नहीं हो, ऐसी उम्र में जेल जाना चाहते हो तो मुझे और बहस करो, अभी तुम लोगों का कोई करियर भी शुरू नहीं हुआ है और ऐसे ही हरकतें रही तो जिंदगी शुरू होने से ही पहले पहले ही सभी पर अपराधी का टैग लग जाएगा। अयांश की बात सुन सभी लड़के एक दूसरे का मुंह है ताकने लगे और उसमें से कुछ पीछे हटते हुए
यह अगर मेरे डैड को पता लगा कि मैं ऐसा कुछ किया है तब तो वो मुझे मार ही डालेंगे। सही कहा, मेरे डैड तो मुझे अपने घर से ही निकाल देंगे। और तो और हमने अब तक अपनी पढ़ाई भी खत्म नहीं की। माना कि हर्षित के डैड अमीर है लेकिन हम सभी के तो नहीं है ना। चलो यहाँ से हर्षित को लेकर चलते हैं। एक दूसरे से बातें करते हुए लड़कों ने अपने दोस्त हर्षित, जो कि अभी भी एकांशी को एक अजीब संरहित नजरों से घूर रहा था, उसे पकड़कर पीछे खींचना और उसके कर्म में कुछ कुछ घुसने लगा। इसके बाद उस लड़के हर्षित ने एकांशी के चेहरे को एक बार फिर गौर से देखना शुरू किया और बोला, ऐसा लगता है इस लड़की की को पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहा ये याद नहीं आ रहा। खैर, आयांश की ओर देखते हुए, इस बार हम छोड़ रहे हैं तुम दोनों को, लेकिन हमसे दूर रहना वरना तुम नहीं जानते कि मेरे डैड कौन है। लड़कों के ग्रुप से एक एक लड़के को अपने सामने से गुजरा देख आयांश ने अपनी नजरों को एकांशी की तरफ घुमाया। वह अभी भी उदासी मूर्ति की तरह खड़ी थी और ना तो उन लड़कों की और ना ही आयांश की तरफ ही देख रही थी। उसके खोए हुए चेतन को देख आयांश ने वापस अपने नजरों को ऊपर उठा लिया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने उन लड़कों को रोकते हुए तेज आवाज के साथ कहा, माफी मांगो। आयांश की आवाज सुन वह लड़कों जहां थे वहीं रुक गए और आहिस्ते आहिस्ते से मुड़ कर आयांश की तरफ से देखने लगे। और उसमें से किसी एक लड़के ने कहा, सर क्या अभी अभी आपने हमसे कुछ कहा था? बिल्कुल मैंने तुम्हें सारे लड़कों से कहा है माफी मांगो मेरी पत्नी से। अयांश में कहने से पहले अपने जज्बात को जरा सा भी नियंत्रित करने या बढ़ने की कोशिश नहीं की और सबके सामने उसे अपनी पत्नी करार देते हुए उससे माफी मांगने को कहा, जिसे सुन एकांशी अपने सभी ख्यालों को तोड़कर बाहर निकल आई। मेरी पत्नी शब्द उसके दिल की धड़कन में बढ़ा गई है और धीरे धीरे उसके कान कुछ गर्म होने लगे। अक्सर वह आयांश के हाथों में हाथ डालकर लोगों से सामने चलने की दबी सी ख्वाहिश किया करती थी, और आज ऐसी स्थिति में उन दोनों ने एक दूसरे को हाथों को इतना सीरियसली पकड़े रखा था। दोनों एक दूसरे के एहसासों से अनजान रहना चाहते थे। दोनों में से कोई भी आगे आकर अपनी फीलिंग को बताने से डरते थे। उन्हें डर था कि अगर वह अपनी फीलिंग को दूसरों से शेयर कर देते हैं तो वो उसे साफ इनकार कर देगा और इस तरह उनके बीच कोई भी ब नहीं आएगी साथ रहने के लिए। दूसरे और आयांश भी पहले की तुलना में अब एकांशी को हाथ अलग करने की जिद में कमी को महसूस कर रहा था और अब उनकी उंगलियां भी धीरे धीरे स्थिर होते हुए आयांश के उंगलियों में फंसाने लगी थी। हालांकि उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था और अब वो इस उलझन में पड़ गई थी कि आयांश ने उसका हाथ क्यों पड़ा हुआ था, वो क्या सोच रहा था। इस वक्त वह उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता था। ये बात उनके खुद ही तो उसे एक बार कही थी, फिर अब उसके साथ धोखा करने की ग्लानि की वजह से तो आयांश ने उसका हाथ नहीं थाम रखा था ना। ये ख्याल दिमाग में आते ही एकांशी ने एक झटके के साथ आयांश का हाथ को छोड़ दिया और उन लड़कों की ओर देखकर बोली, नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जा सकते हैं। इतना कहने के बाद एकांशी एक बार फिर गुस्से और उदासी से वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। एकांशी को एक बार फिर अचानक बेवजह गुस्सा होता देख आयांश ने उन लड़कों को जाने का इशारा किया और खुद बिल्कुल सपाट भाव से एकांशी के पीछे चलने लगा। अपने टेबल तक पहुंचाने के दौरान आयांश ने उसके साथ चलने की कोशिश नहीं की और ना ही एकांशी ने ही। आयांश का इंतजार कर रही कृति दोनों के चेहरे पर अजीब सी परेशानी और उदासी की लकीरें को देख कृति, जो कि अपने मुंह में खाने का निवाला डालकर चबा रही थी, उसने वैसे ही कहना शुरू कर दिया, हम्मम तुम दोनों को क्या हुआ है, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ भी नहीं हुआ है, एकांशी ने दबी सी आवाज में कृति को जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। तभी आदित्य ने उसके आगे के प्लेट में कुछ डिशेज सर्व करते हुए देखने लगा, एकांशी तुम ये दोनों डिशेज ट्राई करो, ये काफी ज्यादा टेस्टी हैं।
आदित्य को एक बार फिर एकांशी के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ता हुआ देख अयांश ने गुस्से में अपने सामने के चेयर को खींच कुर्सी को जिस तरह अयांश ने फर्श पर तेजी से खींचा था उसे वहां एक अजीब सी कानों को तकलीफ पहुंचाने वाली आवाज गूंजी, जिसके बाद अयांश उस पर बैठ गया और अपने प्लेट को छूने के बजाय एकांशी के प्लेट में रख खाने को घूरने लगा। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद में सभी लोग उसे घूरने लगे थे, फिर भी अयांश की नजर एकांशी की प्लेट पर ही गड़ी हुई थी, जो वहां के महल को अजीब सी झुंझलाहट और असीम सन्नाटे से भर रही थी, जिसे हल्का करने के लिए कृति ने अपने सामने रख रेड वाइन के गिलास को उठाया और अयांश के सामने हिलाते हुए बोली, चलो सब मेरे साथ पीने के लिए अपना गिलास उठाओ। क्यों नहीं इसमें, कृति आदित्य ने जल्दी से अपने गिलास को उठा लिया और उसके कृति के गिलास तक ले जाते हुए अयांश और एकांशी को बिना कोई हरकत के बैठे हुए घूरने लगा। अब चलो भी तुम दोनों अपना अपना गिलास उठाओ। उसकी बात को सुनते हुए भी अयांश ने अपनी नजरों को एकांशी के प्लेट से नहीं हटाया और अचानक अपने वाइन से भरे गिलास को उठाकर कृति के साथ टोस्ट करने के बजाय अपने होठों से लगाकर एक ही बार में सारी वाइन को पी गया और वापस उस तरह इमोशनल लेस ठंडी आभा के साथ स्थिर हो गया। अयांश के इस बर्ताव को देखते हुए कीर्ति और एकांशी दोनों को समझ में ये देर ना लगी कि उसे किसी बात या घटना की वजह से गुस्सा आ रहा है, इसीलिए कृति ने अपने गिलास को आदित्य के साथ टोस्ट किया और एकांशी की ओर देख अपनी उंगली को टेबल पर टुकाते हुए पूछने लगी। एकांशी, मैं अयांश को काफी सालों से जानती हूँ, लेकिन आज तक इसे और इसके अचानक बदलने वाले मूड के बारे में कुछ नहीं जान पाई। क्या तुम अयांश के बारे में कुछ पता कर पाई हो अब तक? चलो, उसकी लाइफ की पहली ऐसी लड़की को उसके साथ 24 घंटे रह चुकी है होने के नाते अयांश के बारे में एक लाइन में बताओ। कृति के टेबल पर अपनी अंगुली से आवाज करने पर ही एकांशी उसकी ओर देखने लगी थी, और जैसा कि उसने अभी भी अपने खाने की चम्मच को नहीं छुआ था, इसीलिए कृति के सवाल के साथ उसने एक चम्मच को अपने हाथ में पकड़ लिया और बेमन से उस खाने की प्लेट में लगाकर इधर से उधर करते हुए उसके सवाल का जवाब देने के लिए गहराई से सोचने लगी। इधर भले ही अयांश ऐसे नीरज बनकर बैठा था जैसे वह किसी की कोई बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन मन ही मन वह भी एकांशी के जवाब का इंतजार कर रहा था। काफी देर के चुप हो जाने के कारण अयांश को लगने लगा कि शायद एकांशी के पास कोई जवाब नहीं है। अयांश उसमें कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की है। एकांशी के लंबों पर कोई जवाब ना देख अब अयांश खुद को इस माहौल से दूर कर लेना चाहता था, इसीलिए बिना कुछ सोच वह कहा वहां से उठने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह ऐसा करता उससे पहले ही उसने उसके कानों में एकांशी की मीठी आवाज सुनाई पड़ी, जो कि सामान्य से काफी कम थी, फिर भी टेबल पर मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। लोगों के भीड़ से दूर खुद में कहीं खोए रहना अयांश को अच्छा लगता है, एकांशी ने कहा। उसके इस जवाब को सुनकर अयांश उसे निहारने लगा। कहीं ना कहीं वह उसके इस जवाब से काफी हद तक संतुष्ट हुआ था। एकांशी के कहे अनुसार वह ज्यादा भीड़ से ताल्लुक रखता पसंद नहीं करता था और उसे अकेले रहना काफी शांत लगता था। ये बात एकांशी ने एकदम साफ लफ्जों में सबके सामने रख दिया था, लेकिन जैसा कि शुरू से लोग उसके इस प्रवृत्ति की वजह से डरते थे या पीठ पीछे घमंडी कहा करते थे, उसे उन सभी के बीच में एकादशी पहली ऐसी शख्स थी जो उसके मन की बात को समझ पाई थी।